एक शांत से गांव में सुबोध नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसकी समझदारी अक्सर उसे धोखा दे जाती थी और हर बार उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। एक बार तो उसने बारिश के मौसम में धान की जगह खीरे बो दिए। अरे सुनते हो क्या? तुम्हें कभी अक्ल आएगी भी या नहीं? क्या हो गया कांता, काहे चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? जब पूरा गांव धान बो रहा है, तुम खीरे बो रहे हो। देखो, हमने सोच समझकर ही खीरे बोए हैं। सोच समझकर? क्या सोचा था तुमने? हाँ, अब सुनो, बात यह है कि सब जब धान बो रहे हैं तो खीरे कम मिलेंगे। हमने सोचा कि अगर हम खीरे लगाएंगे तो बढ़िया मुनाफा हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बारिश में कभी खीरे होते हैं? क्या बात कर रही हो? बारिश में खीरे नहीं होते हैं क्या? अब मैं क्या कहूँ? तुम तो सब जानकर ही खेती करते हो ना। अरे ऐसे काहे कह रही हो? पहले बता दिया होता तो हम खीरे लगाए भी नहीं करते। तुम्हें पहले मैं कैसे बताऊं? क्या तुम मुझसे सलाह लेते हो कभी? अब रहने दो, ज्यादा डांटो नहीं। आगे से ऐसा हम नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नैना सुबोध की बेटी बहुत समझदार थी। वह पूरे गांव में घूमकर लोगों की मदद करती थी। एक सुबह जब वह एक बुजुर्ग महिला रामकली देवी के घर के पास से गुजर रही थी तो देखा कि वे रो रही हैं। अरे रामकली देवी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? मत पूछ बेटी, मेरी रसोई की छत गिर गई है। अब मैं क्या करूंगी? छत गिर गई? किसी से मदद मांगी है ना? कई लोगों से मांगी पर कोई मदद करने को तैयार नहीं। रुको, मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। दोनों के प्रयास से छत वापस अपनी जगह लग गई। रामकली देवी बहुत खुश हुई। वाह, तेरी अक्ल तो कमाल की है। तेरी वजह से मेरा रसोई घर ठीक हो गया। मैं हूँ ना माँ, जब भी जरूरत हो बस मुझे बुला लेना। खुश रहो बेटी, सदा सुखी रहो। हाँ माँ, आप लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं अच्छी हूँ। अब चलती हूँ, माँ चिंता कर रही होगी। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। रोजाना नैना को ऐसे कामों के लिए अपनी माँ से डांट सुननी पड़ती थी। आज भी कुछ अलग नहीं हुआ। ठहर जा, वहीं खड़ी रह। बता, कहाँ गई थी तू पूरे दिन? माँ, मैं थोड़ी देर गांव में घूमने गई थी। तुम जानती हो मैं घर पर ज्यादा नहीं रहती। यही तो पूछ रही हूँ कि तू घर में क्यों नहीं रहती? क्या तुझे घर का कोई काम नहीं? घर का काम करने के लिए तो आप हो ही। मैं तो गांव वालों के काम में मदद करती हूँ। गांव वालों के काम करके तुझे क्या मिलता है? माँ, मुझे उनका प्यार और आशीर्वाद मिलता है। लोगों की मदद करने से बहुत सुकून मिलता है। बस कर, छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें। अभी 15 साल की है और बात करती है जैसे 80 की बुढ़िया हो। रहने दो माँ, आज मत डांटो ना। तेरे बाप बेटी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। एक है बहुत बेवकूफ, दूसरा बहुत चालाक। जरूर पापा ने फिर कोई बेवकूफी की है। उसी का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। क्या करूँ मैं? तू खुद देख घर की हालत। गांव के इतने लोगों की समस्या हल कर दी, अब तक पापा को ठीक नहीं कर पाई। क्या कहूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अच्छा, अब मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। नैना कभी अपनी माँ की बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी। उसे गांव के अच्छे कामों में ही सुकून मिलता था। अगली सुबह गांव के धनी व्यक्ति श्रीमान धूर्तचंद ने रामकली देवी को बुलाया। वे समय पर नहीं आ पाईं, जिससे धूर्तचंद चिंतित थे। क्या हुआ बुढ़िया? मैंने तो तुझे सुबह बुलाया था ना, तू अब आ रही है। क्या मेरी बात की कोई कदर नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं बाबूजी, दरअसल मैं थोड़ी परेशानी में पड़ गई थी। परेशानी में? क्या हुआ था? मेरी रसोई की छत गिर गई थी, उसे ठीक करने में लगी रही। अच्छा, तो अब छत ठीक हो गई? हाँ हाँ, हो गई। मैंने बहुतों से मदद मांगी लेकिन किसी ने नहीं की। तो फिर तूने अकेले ठीक की? नहीं बाबूजी, मैं अकेले नहीं कर पाई। सुबोध की बेटी ने मदद की। वही छोटी सी लड़की जो दिन भर गांव में घूमती रहती है? हाँ बाबूजी, वो छोटी जरूर है लेकिन बहुत समझदार है। गांव के लोगों की बहुत मदद करती है। ऐसा है क्या? बिल्कुल,
उसके जैसा कोई और बच्चा इस गांव में नहीं है। अच्छा लगा सुनकर। कभी उसकी समझदारी की भी परीक्षा लूंगा मैं। जरूर। देखिए, बच्ची बहुत तेज है, जहाँ भी जाती है समाधान लेकर ही लौटती है। रामकली देवी की बात सुनकर धूर्तचंद को ईर्ष्या हुई। उसे अपनी बेटी मीना नैना के सामने बहुत छोटी लगने लगी। कर रहे हैं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कितनी होशियार है। अब गरीब घर में जन्मी है, उसमें भला इतनी अक्ल आ कहाँ से गई? अगर वो मुझसे ज्यादा समझदार निकली तो उसे इस गांव में नहीं रहने दूंगी। इस गांव की सबसे समझदार लड़की सिर्फ मैं ही रहूंगी। ठीक है बेटे, अब देखो तुम गुस्सा मत करो। मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। धूर्तचंद सोचने लगा कि कैसे नैना को इस गांव से बाहर निकाला जाए। दो दिन बाद की बात है। मीना गांव में घूमते हुए तालाब के किनारे नैना को खड़ा देखती है। उसके मन में एक शैतानी योजना आती है। अरे, तुम नैना हो ना, सुबोध काका की बेटी? हाँ, मेरे पापा का नाम सुबोध है। तुम कौन हो? ओहो, तुम मुझे पहचानती नहीं? मैं धूर्तचंद बाबू की बेटी। तुम धूर्तचंद बाबू की बेटी हो। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है लेकिन कभी देखा नहीं। देखोगी कैसे? मैं तो ज्यादा बाहर निकलती ही नहीं। तुम्हारे बारे में भी बहुत सुना है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सुना है तुम बहुत समझदार हो। चलो बैठकर थोड़ी बात करते हैं। मीना ने नैना को तालाब के किनारे बैठने के लिए कहा, फिर उसे धक्का देकर पानी में गिरा दिया और खुद उसे बचाने की नकली कोशिश करने लगी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। कोई है, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। अरे, तुम गिर गई? कैसे? मुझे तो तैरना नहीं आता। नैना ने हाथ पांव मारे और एक पेड़ की डाली पकड़कर खुद को बाहर निकाल लिया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अब मैं घर जा रही हूँ। इस घटना के कुछ दिन बाद सुबोध और धूर्तचंद के बीच विवाद हो गया। क्या हाल है सुबोध? कैसे जा रहे हैं तुम्हारे दिन? अरे, आपके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है बाबू, पर आप अचानक से हमारे घर में कहाँ हो गया? देखो, मुझे जमीन की जरूरत है, उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। जमीन के मामले में हम आपकी मदद भला कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, उसके बदले में पैसे दूंगा इसलिए। और काहे के लिए? मुझे तुम्हारी जमीन की सख्त जरूरत है। लेकिन मेरे पापा आपको जमीन क्यों देंगे? वो जमीन बेचने वाली नहीं है। अरे, तू बीच में काहे बोल रही है? तुझे क्या समझ है इन बातों की? ये बड़े लोगों की बात है। तू चुप रह सुबोध, तेरी बेटी मेरा अपमान कर रही है। ए ना बाबू, वो तो बच्ची है, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। मैं भले ही छोटी हूँ लेकिन जो कह रही हूँ वही सही है। मेरे पापा आपको कोई जमीन नहीं देंगे। मैं तेरे घर खुद आया और तेरी बेटी ने मुझे अपमानित किया। इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। धूर्तचंद बाबू, आप नाराज मत होइए। देखिए देखिए देखिए, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए तो। इतना अपमान सहकर मैं यहाँ खड़ा रहूं? तुम्हारी बात सुनो, मैं तुम लोगों को सबक सिखा कर रहूंगा। धूर्तचंद के मन में नैना के खिलाफ बदला लेने की भावना जाग उठी। मेरी बेटी ने ऐसा क्या गलत कहा? उसने तो सही बात ही कही। अरे अकल के अंधों, अगर मैं जमीन दे देता तो कुछ पैसे मिल जाते, घर अच्छे से चलता। अब क्या जमीन का क्या करेंगे? चाटेंगे। माँ, पापा को जरा समझाओ ना। तुझे लगता है मैं समझा नहीं रही? उनकी समझ में कुछ आता है? चुप रहो तुम दोनों माँ बेटी मिलकर हमारा घर बर्बाद ही करके रहोगे लगता है। क्या कहा? मैं अपना घर खुद बर्बाद कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, ऐसी अपशगुनी लड़की को घर में रखना चाहिए क्या? नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? घर से निकाल देंगे। अगर बेटी घर का भला नहीं चाहती है ना, तो उसे निकाल देना ही ठीक है। अगर मेरे होने से इतनी परेशानी है तो मैं ही घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे हाँ, जा जा। वैसे भी तुझसे कोई काम वाम तो होता नहीं है, बस मुंह चलाती है पटर पटर पटर। अरे जा, चली जाएगी तो अच्छा ही रहेगा, जा। सुबोध की बातों से दुखी होकर नैना गांव छोड़ने का फैसला करती है। बेटी के जाने का दृश्य कांता सहन नहीं कर पाती। वे चुपचाप आंसू बहाती हैं। माँ, रो मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तू हमें छोड़कर चली जाएगी और मैं रोऊंगी नहीं क्या? मुझे दर्द नहीं होता? अगर आपको सच में दर्द होता तो आप पापा को पहले ही सुधारती।
तू जानती है तेरे पापा समझदार नहीं हैं, वो थोड़े भोले हैं। पापा भी जानते हैं कि वो भोले हैं, फिर भी मुझे क्यों डांटा? वो समझ नहीं पाए, तू बुरा मत मान। माँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस गांव में अब नहीं रहूंगी। हमें छोड़कर तू कहाँ जाएगी? कैसे रहेगी? क्या हमें तेरी चिंता नहीं होगी? चिंता का कोई फायदा नहीं माँ, मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगी, मैं ठीक रहूंगी। मत जा बेटी, मत जा, मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरी माँ हूँ। एक दिन लौट कर आऊंगी माँ और तेरे सारे दुख दूर कर दूंगी। तू आएगी तो मेरा दुख और बढ़ेगा, ये तू समझ नहीं पा रही। माँ, मैं जानती हूँ संतान को खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन मुझे जाना ही होगा, मुझे मत रोको। सुन बेटी, मत जा, लौट आ। कई साल बीत जाते हैं। धूर्तचंद सुबोध को बेवकूफ बनाकर उसकी सारी जमीन धीरे धीरे हड़प लेता है। देखो सुबोध, अब तुम्हारे पास कोई जमीन बाकी नहीं बची है, तुम सारी जमीन हमें बेच चुके हो। अब का कहें बाबू, बेचते बेचते पूरी जमीन बिक गई, पता ही नहीं चला। अब हमारी जमीनें ही खत्म हो गईं, क्या करें? अरे सुनो तो, इसे ऐसे कह रहा है जैसे पूरे गांव की जमीन ही दे दी हो इसने। अब जब सब कुछ बेचा ही दिया है, अरे बुड़बक, उस सब कुछ में तुम्हारा ई घर भी शामिल है? हैं, ये क्या कह रहे हैं बाबू? मैंने ये घर भी आपको बेच दिया? क्या मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? अरे जरा ध्यान से सोचो, आखिरी बार जब पैसे लिए थे ना, तब कुछ ज्यादा ही लिए थे। याद करो, याद आया ना? याद आया ना? हाँ हाँ, पैसे तो ज्यादा लिए थे, लेकिन जमीन भी तो आपको ज्यादा ही दी थी ना बाबू। हाँ, तो उसी जमीन में ई घर भी शामिल था, समझे? क्या बात कर रहे हैं? तो अब ये घर हमको छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं अपनी जमीन पर तुम्हें क्यों रहने दूं? बिल्कुल नहीं रहने दे सकता। चलो। लेकिन हम ही घर छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ बाबू? अरे कहाँ जाएंगे हम? क्या बताएं? अरे जाओ जहां जाना है, फालतू की बात ना करो मुझसे। ये घर छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, समझ गए? ठीक है बाबू, हमको कुछ दिन का समय दे दीजिए, फिर हम घर खाली कर। हाँ ठीक है, जल्दी खाली कर देना। सुबोध अब भी कुछ नहीं समझ पाया था। धूर्तचंद उसे देखकर मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसे कुछ दिन का समय दिया। सुबोध गहरी सोच में पड़ गया। उनका अंतिम सहारा भी अब खत्म हो चुका था। मैंने तुम्हें बार बार कहा था उस धूर्तचंद बाबू के साथ मत घूमो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अरे हमको क्या पता था? अरे कांता, अगर पता होता तो मैं उसके साथ उठता बैठता क्या? तुमने नहीं समझा, ये ठीक है, लेकिन जब मैंने समझाने की कोशिश की, तुमने मुझे ही चुप करा दिया। अरे हमको कभी अंदाजा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया। वो तो शुरू से ही विरोध कर रही थी। अब जाकर समझ में आ रहा है कि मेरी बिटिया सही कहती थी। मैंने नाहक उसे गलत समझा इतने साल। क्या करूं, मेरी अक्ल ही मारी गई थी। अब रोकर क्या फायदा? सोचो अब आगे कहाँ जाएंगे। अरे अब तो कुछ सोचने की शक्ति ही नहीं रही। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तुम्हारे दिमाग में कभी कुछ चलता ही कब था? सारा झंझट मुझे ही सहना पड़ा है। अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो कांता, हम कुछ उपाय सोचते हैं। सुबोध और कांता का जीवन अब अनिश्चितता के अंधकार में डूब गया था। नैना गांव लौटकर गांव के विकास के लिए प्रयास शुरू करती है। उसकी मुलाकात वरुण नाम के एक शिक्षित युवक से होती है। सुना है आप 2 दिन पहले गांव लौटी हैं और गांव के भले के लिए काम करना चाहती हैं। हाँ, आपने ठीक सुना। क्या आपको कोई आपत्ति है? अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो खुद किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था। फिर तो और भी अच्छा। दरअसल मैं भी काफी समय से गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहता था। अब आपको पाकर अच्छा लग रहा है। अब मेरे पास एक साथी है, आपके साथ मिलकर मैं और भी अच्छा काम कर पाऊंगी। हाँ जी हाँ, मैं भी तो यही कहना चाहता था। आप तो काफ़ी समझदार हैं। तो आपने गांव के लिए क्या योजना बनाई है? वैसे मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया है, पर सोच रहा था कि अनपढ़ किसानों को कृषि के बारे में जागरूक किया जाए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। क्यों ना गांव के शिक्षित लोगों को साथ लेकर एक संस्था बनाई जाए। अरे ये तो और भी अच्छा होगा। इससे हम किसानों को और अच्छे से समझा पाएंगे और हमारी संस्था भी आगे बढ़ेगी। तो फिर मैं गांव के शिक्षित लोगों को इकट्ठा करता हूँ फिर। हाँ हाँ, जरूर कीजिए।
उसके बाद मुझसे संपर्क कीजिए, मैं संस्था की शुरुआत करती हूँ। कई साल बाद जब धूर्तचंद को नैना की वापसी की खबर मिलती है, वह बदले की आग में जल उठता है। मदन, गांव पर ठीक से नजर रख रहा है ना? हाँ बाबू, सब ठीक से देख रहा हूँ। फिर भी तू मुझे यह नहीं बता पाया कि सुबोध की बेटी गांव में संस्था बना रही है। खबर तो मेरे पास भी थी बाबू, अब सोचा था कि आज ही आपको बताऊंगा। अरे नालायक, इतनी देर कर दी, तब तक तो गांव वाले शिक्षित हो जाएंगे। अरे बाबू, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्यों नहीं होगा? अरे वो लड़की बहुत चालाक है, बचपन से चालाक है, मैं जानता हूं उसे। अगर उसने किसानों को समझा दिया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उस लड़की को सबक सिखाना होगा। लेकिन कैसे? अरे इसीलिए तो तुझे बुलाया है। अब सोच और कोई ठोस योजना बना। चलिए तो एक काम करते हैं, उसके संस्था को तहस नहस कर देते हैं। हाँ, ये ठीक है, लेकिन पहले उसके बाप से मिलना होगा। देखना होगा कि वह कुछ करता है या फिर नहीं। जब धूर्तचंद सुबोध के घर पहुंचे तो सुबोध थोड़ा डर गया। उसने सोचा धूर्तचंद शायद उसे घर से निकालने आए हैं। प्रणाम प्रणाम बाबू, आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, आज तुम्हारे घर में बैठने के लिए नहीं आया हूँ। देखिए, मैंने आपसे कुछ दिन की मोहलत मांगी थी बाबू। हाँ हाँ, मैं उस बारे में पता करने भी नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी बेटी के बारे में बात करने आया हूँ। हैं, मेरी बेटी के बारे में? क्यों? मेरी बेटी ने फिर से क्या कर दिया? सुना है कि तुम्हारी बेटी गांव में वापस आ गई है। हाँ हाँ, मेरी बेटी वापस तो आ गई है बाबू। सुना है वो गांव के किसानों के लिए अच्छे काम कर रही है। अब देखिए बाबू, इस बारे में हमको कुछ तो ना पता। अंदाजा नहीं है तो क्या हो गया? बेटी को काबू में रखने के लिए अंदाजा जरूरी नहीं होता है। तुम कहो और वो मान जाएगी बस। क्या कहें बाबू, मेरी बेटी ने तो पहले कभी मेरी बात मानी नहीं, तो अब कैसे मानेगी? वो समस्या मेरी नहीं है। तुम उसके बाप हो और वो तुम्हारी बात मानेगी। मुझे बस तुम्हें सूचना देनी थी, मैंने दे दी। लेकिन बाबू, अगर वो गांव के भले के लिए काम कर रही है तो इसमें समस्या क्या है? हमको ये समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या कहें, वो जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है। अगर सीधी बात है कि उसे नहीं रोका तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। बस कह दिया मैंने। अपनी बेटी की बात सुनकर सुबोध अब मन ही मन ठान लेता है कि वह अपनी बेटी को किसी हाल में नुकसान नहीं होने देगा। गांव भर में नैना की तारीफ सुनकर सुबोध और कांता गर्व महसूस करते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि हमारी बेटी एक दिन अच्छा काम करेगी। गांव के लोग उसे सम्मान देंगे। हाँ, अब तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे यकीन नहीं था। तुम्हारे अविश्वास की वजह से ही वो हमें छोड़कर चली गई थी। तुम्हारी बेटी इतनी समझदार है कि हमें छोड़कर भी सफल होकर लौट आई है। मुझे अपनी बेटी पर कितना गर्व हो रहा है यह मैं बता नहीं सकती। मुझे भी कम गर्व नहीं है अपनी बेटिया पर। अरे, गांव में निकलते ही सब लोग कहते हैं, वो देखो नैना के पापा जा रहे हैं। तो फिर मानते हो कि मेरी बेटी अच्छा काम कर रही है? हाँ, कर तो रही है, लेकिन अब लोग उसे रोकने के लिए उठ खड़े हुए हैं। वो लोग उससे जलते हैं। लेकिन मैं अपनी बेटी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी शुरू से ही सही थी। मैं समझ नहीं पाया ना कांता, यही तो मेरी गलती थी। अब क्या कहें? अब इन बातों को छोड़ो, अब हमें अपनी बेटी को बचाना है। चलो कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं उसे हर हाल में बचाऊंगा। आखिर हमारी बेटी है वो। दूसरी ओर धूर्तचंद और मदन ने चालें चलनी शुरू की। सुन मदन, इस बार योजना मजबूत होनी चाहिए। वो लड़की बहुत चालाक है। सिर्फ चालाक नहीं, वो बहुत होशियार भी है। हम कुछ भी करें वो अपनी समझ से बच निकल। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इस बार सख्त तैयारी होगी। तो फिर बताइए बाबू, क्या किया जाए? अब पहले कुछ लोगों को इकट्ठा करो, फिर उसके संस्था को तोड़ डालो। तो चलिए बाबू, कल ही हमला करते हैं। हाँ, कल ही करना होगा, अब और देर नहीं की जा सकती। अगर गांव वाले बीच में आ गए तो उन्हें गांव से निकालने की धमकी देंगे। कोई और बीच में फिर नहीं आएगा। लेकिन उस लड़की के साथ हमारे गांव का वरुण भी है, उससे थोड़ा डर लगता है। लोग उससे बहुत मानते हैं। अगर वरुण बीच में आया ना तो उसे भी खत्म कर देंगे। ठीक है बाबू, यह हुई ना बात। किसी भी हालत में यह काम रुकना नहीं चाहिए।
नहीं तो मैं किसानों की जमीन हथिया नहीं पाऊंगा। सुबह होते ही धूर्तचंद, मदन और उनके लोग सभा घर पहुंचते हैं, हाथों में डंडे और हथियार। ये क्या बाबू, आप लोग यहाँ हथियार लेकर क्यों आए हैं? क्या मकसद है आपका? जो काम तुम लोग कर रहे हो वो गांव के भले के लिए नहीं है। इसे अभी के अभी बंद करो। ये काम गांव के भले के लिए नहीं है, ये आपसे किसने कहा? या फिर यह काम आपके धंधे के लिए खतरा बन गया है? अरे जुबान लड़ाती है। मदन, देख क्या रहा है, इस सभा घर को तोड़ डाल। चल। अगर हिम्मत है तो आइए, हम तुम्हारे हाथ तोड़ डालेंगे। अब नैना के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं सुबोध। धूर्तचंद गुस्से में भड़क उठता है। खबरदार बाबू, अब तक आपने हमारे परिवार को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। अगर आज हमारी बेटी को कुछ हुआ ना तो आपको हम लटा के ऐसा मारेंगे का कहें फिर। ए सुबोध, तू भूल रहा है कि तेरा घर अब भी मेरी मुट्ठी में है। ए बाबू, घर वर की कोई जरूरत नहीं है। फालतू की धमकी देना नहीं, और हमारी बेटी को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, तूने अच्छा नहीं किया। अपने आदमियों को पकड़ो और चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो आपको कुचलने में एक पल नहीं लगाऊंगा। ए बेटा, हमका माफ कर दे, हमने तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझा। अरे बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप तो मेरे पिता हो। लेकिन फिर भी। अब कोई लेकिन नहीं, अब हम सब मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करेंगे। इसके बाद नैना की अगुवाई में गांव का विकास शुरू होता है। गांव वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। एक सीधा साधा किसान अपनी बुद्धिमान बेटी पर गर्व करता है।